हेलो एवरीवन, आज ही मेरा लेक्चर नंबर 16 है ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm are connected in series with 12 volt battery. Find the current and potential difference across each resistors. Two resistors 2 ohm and 3 ohm are connected with a 12 volt battery. Find the current and potential difference of each रजिस्टर। फिगर दिया हुआ है, दो ओम 3 ओम 12 वोल्ट बैटरी का सप्लाई है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें करंट यानी कि आई के वैल्यू। तो आई के वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं V इक्वल टू आई आर। तो V दिया हुआ है, आई हमें फाइंड करना है और R नहीं पता है। चूँकि फिगर में दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं और दोनों सीरीज में हैं, तो सबसे पहले हमको इन दोनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए हैं, बिल्कुल आसान है। इसका RS यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों को सिंपली ऐड करना होगा। R1 प्लस R2 2 प्लस 3 यानी 5 ओम, ये निकल गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। गिवन V इक्वल टू दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। सो I इक्वल टू V बटा में R। 12 वोल्ट का दिया हुआ है और हमारा ये निकला 5, तो I निकल गया 12/5 एम्पियर। ये हमारा करंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 2.4 एम्पियर। 12/5 कीजिएगा तो 2.4 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसका अलग और इसका अलग। तो चूंकि रजिस्टर्स अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो सकता है। तो उसको हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं V1 बराबर हो जाएगा I R1। करंट तो सेम पास करेगा। हेयर V1 बराबर I R1। तो V1 बराबर I का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए 2.4 एम्पियर। 2.4 इंटू पहला रेजिस्टेंस कितना है 2, तो हो जाएगा 4.8 वोल्ट। एंड V2 निकालना चाहें तो I R2 लिखेंगे। 2.4 करंट सेम है और R2 का वैल्यू इस पर 3 है, तो ये हो जाएगा 7.2 वोल्ट। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये और एक ये तीनों आंसर हो गया। करंट भी निकाल लिए हम लोग और उन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि है सेल। ठीक है, सेल सेल क्या है? सेल क्या, ये एक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, जो क्या करता है, सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच सप्लाइज एनर्जी। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच सप्लाइज एनर्जी, जो एनर्जी को सप्लाई करता है कहाँ, टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में, टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन इट। इलेक्ट्रिक करंट इन इट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स देखे थे। ठीक उसी तरह से अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें भी हमें सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के कॉम्बिनेशन देखने हैं। ये हो गया एक डेफिनेशन। दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो केमिकल एनर्जी बनती है उनको कन्वर्ट करने का काम करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल मुख्यतः दो तरह का होता है। टाइप ऑफ सेल में लिखेंगे अगर हम बात करें सेल के टाइप्स की, तो दो तरह के आप सेल देखेंगे। पहला है प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये एक ही बार चार्ज होते हैं, बट सेकेंडरी सेल जो होते हैं चार्जेबल होते हैं, इनको हम लोग बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ये होगा नॉट चार्जेबल और ये होगा चार्जेबल। प्राइमरी सेल नॉट चार्जेबल, जिसको चार्ज दोबारा नहीं किया जा सकता, और ये जो सेकेंडरी सेल है ये है चार्जेबल। इसका एग्जांपल है ब्राई सेल, डैनियल सेल। इसका एग्जांपल है लीड एसिड सेल। हम लोग अपने घरों में जो देखते हैं यूज करते हैं लीड एसिड सेल, जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर पाते हैं, वो है सेकेंडरी सेल। फिगर अगर रफली बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये कंटेनर हो गया, इसमें दो तरह के रॉड होते हैं, और ये एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और देखिए दो तरह के उसमें रॉड डाले हुए हैं, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैथोड। ठीक है, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। ये हो गया पहला। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये एक किसी सेल का एकदम बेसिक फिगर है। ठीक है, अब एनोड होता है हाई पोटेंशियल, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। कैथोड होता है लो पोटेंशियल, जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। एनोड, ठीक है, पहला ऐसा इलेक्ट्रोड अभी हम बताएं जो हाई पोटेंशियल होता है, यानी पॉजिटिव। तो लिखेंगे इसको इलेक्ट्रोड विच हैव हाई पोटेंशियल, विच हैव हाई पोटेंशियल, यानी कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा है कैथोड, ठीक इसका उल्टा, इलेक्ट्रोड विच हैव लो पोटेंशियल। ये कैसा है, ये है नेगेटिव। तो हो गया एनोड और कैथोड। अब हम लोग इसका नोटेशन देख लेते हैं, कैसा इसका सिंबल है। नोटेशन ऑफ ए सेल, ये हो गया। इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखा देते हैं, क्योंकि आर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल से। ये स्मॉल है,
तो ये कंप्लीट हो गया नोटेशन सेल का। ये हो गया प्लस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल यानी कैथोड, ये आर इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है वो समझ लीजिए ध्यान से। जो इलेक्ट्रोलाइट अभी हम लोग देखिए, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, जो सॉल्यूशन था उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है सेल में, किसके लिए, टू द फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। चलिए उसको लिखते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का अपना अंदर का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो रजिस्टर्स हम लोग अभी थोड़ा पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे उसको हम लोग बाहर से कनेक्ट करते हैं, वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसके द्वारा करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होता है, विरोध किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल to the flow of current is known as internal resistance of a cell। ठीक है, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किन किन बातों पर निर्भर करता है ये हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हम बताए थे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर ए, लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है, और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। हम इस टॉपिक के बारे में लास्ट में आपको फिर से बताएंगे कि कंडक्टर पर टेम्परेचर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर कोफिशिएंट बताएंगे एक अल्फ़ा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे आगे। अभी हम लोग देखते हैं कि किसी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन सबसे पहला है 1/a। जो दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे उनके एरिया पर इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा लंबे होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रोड्स की लंबाई कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उल्टा है, देख रहे हैं आप लोग, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स और प्लेट दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पर। डी का मतलब यहाँ पर है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, और अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। टी का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर कितना होगा उस पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चौथा है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए किस तरह के एसिड को लिए हैं
उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, उस पर भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिए, इन चारों बातों पर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।